बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल डिबेट्स खंड 20 पृष्ठ 1065 27 जुलाई 1927। स्थानापन्न महार वतनदार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगा कि का प्रांत के विभिन्न भागों के गांवों में वतनदार स्थानापन्न महारों की संख्या को नियंत्रित करने के क्या कोई नियम हैं? खा यदि हाँ तो क्या वे उन्हें प्रकाशित करेंगे या उनका उल्लेख करेंगे? माननीय श्री J.L. र्यू का और खा इस संबंध में कोई नियम नहीं है। स्थानापन्न महारों की नियुक्ति बम्बई वंशानुगतकार अधिनियम की धारा 64 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या माननीय सदस्य को यह जानकारी है कि धारा 64 के अंतर्गत निर्णय लेना कलेक्टर के ऊपर छोड़ा गया है, जिसका प्रयोग करते हुए वह स्थानापन्न महारों के संबंध में नियम बना सकता है। माननीय श्री J.L. र्यू मुझे उसकी जानकारी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या माननीय सदस्य इससे अवगत हैं कि कुछ गांवों में 16 महार वतनदार के रूप में कार्य कर रहे हैं? माननीय श्री J.L. र्यू यदि माननीय सदस्य सूचना देते हैं तो मैं जांच करवाऊंगा। बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल डिबेट्स खंड 20 पृष्ठ 1207 27 जुलाई 1927। बदलापुर में उल्हास नदी पर पुल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या ठाणे जिला के बदलापुर में उल्हास नदी पर एक निम्न स्तरीय पुल के निर्माण संबंधी प्रश्न पर अभी तक विचार विमर्श पूरा नहीं हुआ है? खा क्या कमिश्नर और कलेक्टर की तद विषयक रिपोर्टें समस्त पत्राचार सहित परिषद पटल पर रखी जाएंगी? गा क्या वे इससे अवगत हैं कि एक निम्न स्तरीय पुल के स्थान पर वहां उच्च स्तरीय पुल बनाना परम आवश्यक है? माननीय श्री J.L. र्यू का नहीं, लेकिन यह आशा की जाती है कि कोई ना कोई निष्कर्ष शीघ्र ही निकल आएगा। खा सरकार पत्राचार को परिषद पटल पर रखने के लिए तैयार नहीं है? गा नहीं। बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल डिबेट्स खंड 20 पृष्ठ 1472 27 जुलाई 1927। कृषि के लिए वन भूमि दलितों को अनुदान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि का वर्ष 1923, 1924, 1925 और 1926 में इस प्रांत के प्रत्येक जिले में कृषि के लिए दी गई
वन भूमि का कुल विस्तार कितना था? खा उक्त वर्षों में प्रत्येक जिले में दलित वर्गों को इनमें से कितनी भूमि दी गई? माननीय श्री जे.वी. प्रधान। का और खा अपेक्षित सूचना का विवरण परिषद पटल पर रखा गया है। विवरण में दिखाया गया क्षेत्र प्रांत के प्रत्येक वन प्रभाग के लिए है। 1923, 1924, 1925 और 1926 के दौरान कृषि के लिए दी गई वन भूमि का विवरण। प्रारूप कॉलम 1 वन प्रभाग, कॉलम 2 कृषि के लिए दी गई वन भूमि का कुल विस्तार। कॉलम 2 के अंतर्गत 4 कॉलम, पहला 1923, दूसरा 1924, तीसरा कॉलम 1925, चौथा कॉलम 1926। उत्तरी क्षेत्र एकड़ 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 एक पंचमहाल 660 7536 -9 2 सूरत 1175 1152 3558 तीसरा उत्तरी थाने 191 171 -5 चौथा पश्चिमी थाना 339 330 295 पांचवा पूर्वी थाने 21463 2237 2810 3733 6 पश्चिमी नासिक 3080 432 1817 256 7 पूर्वी नासिक 8493 2714 2100 2482 केंद्रीय क्षेत्र 1 पूर्वी खानदेश 186 401 1756 1872 2 उत्तरी खानदेश 1325 1660 1815 3 पश्चिमी खानदेश 90 51 235 560 4 ऊना 1 1 70 36 5 अहमदनगर 4254 55 86 88 6 17 3516 2252 252 473 285 दक्षिणी क्षेत्र 1 उत्तरी डिवीजन कनारा 22-7 2 पूर्वी डिवीजन कनारा 105 137 33 7 3 दक्षिण डिवीजन कनारा 26 40 31 37 4 पश्चिमी डिवीजन कनारा 133 70 59 5 5 केंद्रीय डिवीजन कनारा 13 6 1 6 बेलगांव 668 719 2006 2717
7 धारवाड़ 346, 25 154, 132 सिंध क्षेत्र 1 सुखपुर 1841, 2577, 1330, 1888, 2 सीकापुर 1399, 1256, 1066, 928, 3 लरकाना 4321, 3143, 4838, 5300, 4 हैदराबाद 549, 1782, 2071, 2396, 5 कराची 92, 1093, 1789, 3084, 1923, 1924, 1925 और 1926 के दौरान कृषि के लिए दी गई वन भूमि का विवरण प्रारूप। कॉलम 1 वन प्रभाग, कॉलम 2 दलित वर्गों को दी गई भूमि। इसके अंतर्गत 4 कॉलम, कॉलम नंबर 1 1923, कॉलम नंबर 2 1924, कॉलम नंबर 3 1925, कॉलम नंबर 4 1926। उत्तरी क्षेत्र 1 पंचमहाल 227, 1446-9, 2 सूरत 1175, 1152, 3558, 3 उत्तरी थाने 191, 171, 5, 4 पश्चिमी थाना 339, 330, 295, 5 पूर्वी थाने 21,463, 2,237, 2,810, 3,733, 6 पश्चिमी नासिक 2,927, 411, 1,727, 243, 7 पूर्वी नासिक 8,493, 2,714, 2,100, 2,482। केंद्रीय क्षेत्र 1 पूर्वी खानदेश 30, 91, 101, 2 उत्तरी खानदेश 1325, 1660, 1815, 3 पश्चिमी खानदेश 40, 37, 90, 340, 4 ऊना 5 अहमदनगर 55, दक्षिणी क्षेत्र 1 उत्तरी डिवीजन कनारा रिमार्क में इन वर्षों के दौरान दलित वर्ग के लोगों से कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। 2 पूर्वी डिवीजन कनारा 3 दक्षिणी डिवीजन कनारा 20, 38, 28, 36, 4 पश्चिमी डिवीजन कनारा
रिमार्क में इन वर्षों के दौरान दलित वर्ग के लोगों से कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। 5 केंद्रीय डिवीजन कनारा डैश 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 डैश। 6 बेलगांव 43 104 23 664। 7 धारवाड़ डैश 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 डैश। रिमार्क में इन वर्षों के दौरान दलित वर्ग के लोगों से कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। सिंध क्षेत्र 1 सुखपुर डैश 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 डैश। रिमार्क में सिंध क्षेत्र में कृषि कार्य करने वाला कोई दलित वर्ग नहीं है। 2 सीकापुर डैश 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 डैश। 3 लरकाना डैश 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 डैश। 4 हैदराबाद डैश 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 डैश। 5 कराची डैश 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 डैश। बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल डिबेट्स खंड 20 1472 डैश 74 27 जुलाई 1927। तंबाकू लाइसेंस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या किसी नारायण सखाराम ने उत्पाद शुल्क अधीक्षक तंबाकू विभाग के पास तंबाकू बेचने के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन किया था? यद्यपि आवेदक एक मिलिट्री पेंशनर था और 117 राजपूत के कमान अफसर ने लाइसेंस के लिए उसके आवेदन की अनुशंसा की थी, फिर भी क्या उसके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया? इन कारणों से उसके आवेदन को अस्वीकृत किया गया। क्या आवेदन इसलिए अस्वीकृत कर दिया गया कि आवेदक दलित वर्ग से संबंधित था? लाइसेंस जारी करने के विषय में कहीं वे जातीय पक्षपात को नहीं करते। माननीय श्री JL Ryu का तंबाकू लाइसेंस केवल उन दीनहीन विवादाग्रस्त लोगों को ही दिया जाता है जो किसी अन्य उपाय से अपनी रोजी रोटी कमाने में असमर्थ होते हैं। माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित व्यक्ति दूसरे उपाय से अपनी जीविका कमाने में पूरी तरह सक्षम था, इसलिए उसे लाइसेंस देना अस्वीकृत किया गया। नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या यह नियम तंबाकू लाइसेंस जारी करने वाले विभाग द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार है? माननीय श्री JL Ryu, मैं नहीं सोचता कि इस संबंध में कोई विशेष नियम है, किंतु व्यवहार में उक्त कथन ही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या मैं यह जान सकता हूँ कि यह विशेष प्रश्न माननीय सदस्य के विभाग से संबंधित है या उत्पाद शुल्क मंत्री के विभाग से? माननीय श्री JL Ryu, यह राजस्व विभाग से संबंधित है। तंबाकू लाइसेंस बम्बई के कलेक्टर द्वारा दिए जाते हैं। बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल डिबेट्स खंड 21 57 29 सितंबर 1927। नासिक वनभूमि
महारों के आवेदन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि तालुक नासिक में गांव पिपलाद के महारों ने कलेक्टर के पास वन भूमि के लिए आवेदन किया था? क्या उन्होंने पिपलाद गांव की सर्वेक्षण संख्या 220 की मांग की? उसे अस्वीकृत किए जाने पर क्या राजुर बावला गांव की सर्वेक्षण संख्या 202 की मांग की गई? उसे अस्वीकृत किए जाने पर क्या राजुर बावला गांव की सर्वेक्षण संख्या 71 की मांग की गई? क्या यह सच है कि अंतिम आवेदन भी अस्वीकृत कर दिया गया? इन महारों के आवेदन पर अनुकूल विचार करने के बदले उन्हें निरंतर अस्वीकृत करने के क्या कारण हैं? माननीय श्री जी.बी. प्रधान का घा और क्योंकि यह पहले से ही अन्य व्यक्ति को दे दी गई थी। 2. राजपुर की सर्वेक्षण संख्या 202 चारागाह वन है जो राजस्व विभाग के अधिकार में है। यह चारागाह पशुओं को चराने के लिए ग्रामीणों को बेचा जाता है तथा इसे किसी और उद्देश्य हेतु नहीं दिया जा सकता है क्योंकि गांव में उपलब्ध शेष चारागाह क्षेत्र उनकी आवश्यकता अनुसार पर्याप्त नहीं है। 3. पुरन चारागाह के लिए निर्धारित राजुर बावुला की सर्वेक्षण संख्या 71 को भी इन्हीं कारणवश महारों को नहीं दिया जा सका। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि पिपलाद और राजुर बावुला की 11 सर्वेक्षण संख्या जो लगभग 200 एकड़ थी कृषि के लिए दी जाने वाली कुल उपलब्ध भूमि थी, इसलिए उन्हें निर्धारित मूल्य से 20 गुना कम मूल्य पर बिक्री के लिए रखा गया तथा यह आदेश दिया गया कि महार, भील और कोली के अलावा कोई और इसके लिए बोली न लगाए। धनी लोगों के द्वारा की जाने वाली महंगी प्रतियोगिता से बचने के लिए यह विशेष शर्त लगाई गई थी। हाल ही में संस्वीकृत कागजात देखने से पता चलता है कि पिपलाद के 2 कोली और 3 महारों तथा राजुर बावुला के 1 कोली और 3 महार इसके खरीदार हैं। बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल डिबेट्स खंड 21 पृष्ठ 219 1 अक्टूबर 1927। ठाणे जिला चारागाह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ओर से डॉक्टर P.G. सोलंकी, क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वर्ष 1926 के विविध
ज्ञान विस्तार के पृष्ठ 372 और 417 पर प्रकाशित सूचना की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया है। यदि हाँ, तो ऐसी बरकास या घास वाली भूमि को कर मुक्त करने का आदेश देने के लिए वे क्या कार्रवाई करने का विचार कर रहे हैं? क्या वे ठाणे जिले में बदलापुर गांव की वन भूमि को कृषि एवं चारागाह के उद्देश्य से आरक्षित रखने का विचार कर रहे हैं, क्योंकि इनसे आय अपेक्षाकृत बहुत ही कम है। माननीय श्री J.L. र्यू का केवल तभी जब माननीय सदस्य इस प्रश्न की सूचना देंगे। नहीं, नहीं। बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल डिबेट्स हेड 21 पृष्ठ 269-70, 1 अक्टूबर 1927। दलित वर्ग के लिए वन भूमि। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरफ से डॉक्टर P.G. सोलंकी। क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वे इससे अवगत हैं कि दलित वर्ग में बहुत अधिक बेरोजगारी व्याप्त है? छुआछूत के कारण दलितों के लिए बहुत सारे व्यवसायों के द्वार बंद हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए जहां कहीं वन भूमि उपलब्ध होगी, क्या वे वहां दलितों को स्थापित करने का विचार रखते हैं, जैसी व्यवस्था मैसूर सरकार ने भी की है? क्या वन भूमि के लिए वे दलित आवेदकों को वरीयता देने का विचार रखते हैं? माननीय श्री B. प्रधान का नहीं। खानदेश प्रभागों के 3 क्षेत्रों में इस प्रकार की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है। यदि आवेदन किया जाता है और उपयुक्त वन भूमि उपलब्ध होगी, तो इस प्रकार की व्यवस्था की व्यवहार्यता पर आगे भी विचार किया जाएगा। वन भूमि के लिए दलितों के आवेदनों पर अनुग्रह पूर्वक विचार किया जाएगा, किंतु वरीयता संबंधी कोई वादा नहीं किया जा सकता है। बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल डिबेट्स खंड 21 पृष्ठ 269-70, 1 अक्टूबर 1927। दक्कन कृषक सहायता अधिनियम पर रोक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सच है कि वह दक्कन कृषक सहायता अधिनियम को निरस्त करने के लिए विधेयक प्रस्तुत करने का विचार कर रही है? यदि हाँ, तो क्या उन कृषकों के विचार जाने गए हैं जिनके हितों को इस प्रकार की कार्रवाई से निश्चय ही हानि होगी? क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि कृषि संबंधी शाही आयोग ने अपना मत व्यक्त किया है कि
रियस ऋण अधिनियम 1918 को लागू करना सफल नहीं हो पाया है। माननीय श्री J.R. मार्टिन का और खा दक्कन कृषक सहायता अधिनियम को रोकने या सुधारने का मामला तब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है जब तक कि कृषि ऋण भार एग्रीकल्चर इंडेमनेस के संबंध में विधायी पिटिशन को कृषि आयोग अनुमोदित नहीं कर देता है। इसके बाद उसे समग्र रूप में लिया जा सकता है। हाँ, बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल डिबेट्स खंड 24 पृष्ठ 287 29 सितंबर 1928। सरकारी कर्मचारी वेतन और पेंशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसके द्वारा 1927-28 या पूर्व के किसी अन्य वर्ष के जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं दी गई कुल राशि कितनी थी? एक, अधीनस्थ और लिपिकीय सेवाओं में कार्यरत अपने अस्थायी कर्मचारियों के वेतन के रूप में। एक, अपने अधीनस्थ और लिपिकीय सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन के रूप में। माननीय श्री G.V. प्रधान। एक, अस्थायी और अस्थायी स्थापनाओं के खर्च के आंकड़े अलग अलग उपलब्ध नहीं हैं। 1925-26 के दौरान प्रांतीय सरकार की अधीनस्थ स्थापनाओं के वेतन पर खर्च की कुल राशि 296 लाख रुपया थी। इसमें श्रमजीवी कर्मचारियों का खर्च जो 25 लाख रुपयों के लगभग है नहीं जोड़ा गया है। 2, सरकार को खेद है कि वह विभिन्न श्रेणियों के अपेक्षित आंकड़े अलग अलग उपलब्ध न होने के कारण इन्हें प्रस्तुत करने में असमर्थ है।